अच्छा जी, तो आज हम लेबर टर्नओवर पे बात करेंगे। एक्चुअली हमने कल यहीं पर एंड किया था और मैंने कहा था कि आपको इसको देख लेना है। अच्छा, पेपर में लेबर टर्नओवर कैलकुलेट करना भी आता है कि जी लेबर डेटा दिया होगा और कहेंगे लेबर टर्नओवर कैलकुलेट करें। तो ये तो आपको पता है कि एक साल में कितने एम्प्लॉय छोड़ के जा रहे हैं और वो रेट निकाल लें तो लेबर टर्नओवर निकल आती है। तो वो एक्चुअली ऐसे निकलती है, नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ ईयर ओवर एवरेज नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड। तो अब एवरेज नंबर पता क्यों लिखा है? उसकी वजह यह है कि एम्प्लॉयज कुछ तो एग्जैक्ट नंबर हमेशा रहता नहीं है। कभी कुछ थोड़ा बहुत एम्प्लॉयज ज़्यादा या कम हो जाते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपको कितने वर्कर्स चाहिए। तो इसलिए एवरेज रखा है कि ऑन द एवरेज साल में कितने वर्कर्स आपके एम्प्लॉयड हैं और उसमें से छोड़ के कितने जा रहे हैं और उसकी परसेंटेज निकाल लेते हैं तो आपका रेट निकल आता है, लेबर टर्नओवर निकल आती है। अच्छा, तो ये तो आपको पता है। बेनिफिट्स अगर हम देखें, आपसे भी पूछता जाता हूँ। Of high labor turnover, inefficient and low skilled workers are replaced easily with efficient and skilled workers. ये तो इजी है, ये एक फायदा है। मतलब अगर आप किसी एम्प्लॉय से तंग हैं बट यू आर नॉट फाइंडिंग अ सॉलिड रीजन टू फायर दैट एम्प्लॉय, मतलब कोई ऐसा बड़ा कोई एक्शन आपको लेना है डिसिप्लिनरी। सबसे बड़ा एक्शन क्या होता है कि एम्प्लॉय यही कि उसको फायर कर दिया जाए। लेकिन उसके लिए फिर उतना बड़ा कोई रीजन भी तो हो ना आपके पास। तो वो आपको नहीं मिल रहा होता, बट यू आर नॉट इन फेवर ऑफ कीपिंग मे बी अ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। तो आपको बहाना ये मिलता है कि वो खुद ही छोड़ के चले जाते हैं। हाई लेवल टर्नओवर में वो भी छोड़ के चले जाते हैं, तो आपके लिए काम आसान हो गया। अब आप आसानी से उनकी जगह पर कॉम्पिटेंट और एफिशिएंट स्किल्ड वर्कर्स को रख सकते हैं, जो पहले आपके लिए प्रॉब्लम था। तो देयर विल बी लॉट्स ऑफ ह्यू एंड क्राई अगर आप एम्प्लॉयज़ को निकालते हैं कोई बहुत ही वीक रीजन पे। तो चाहे वो उतने कॉम्पिटेंट ना भी हों तो बैड इमेज क्रिएट हो सकता है उसमें। तो यहाँ पर आसान हो जाता है कि वो खुद ही छोड़ के चले गए हैं। तो अब आपके लिए आसानी है कि आप उनकी जगह पर वो एम्प्लॉयज़ रख सकते हैं विच कैन मीट योर नीड्स, या जो कि डिज़ायर्ड एम्प्लॉयज़ हैं वो आप उनको रख सकते हैं। फिर न्यू वर्कर्स ब्रिंग न्यू आइडियाज इन द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये जो लिखा हुआ है इसको हम कैसे डेवलप करेंगे? मतलब एनालिसिस करना है हमने। आपने एक बेनिफिट लिखा, न्यू वर्कर्स ब्रिंग न्यू आइडिया इन द ऑर्गेनाइजेशन। सारी बात, लेबर टर्नओवर हाई है तो आप अब नए वर्कर रख रहे हैं ना, क्योंकि पुराने वर्कर छोड़ के जा रहे हैं तो आपने नए रख लिए। तो उनके पास वो नए आइडियाज लेकर आते हैं। तो इसको कैसे, इसका इम्पैक्ट बिजनेस पे शो करेंगे? मतलब एनालिसिस कैसे करेंगे? वो आइडिया है इसका? मतलब नए आइडियाज जो कि पहले बिजनेस ने कभी भी इंप्लीमेंट नहीं किए और किसी ने सोचा भी नहीं उसके बारे में, बिकॉज ऑल द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन दे हैव द सेम एक्सपीरियंस। वो आए हैं फ्रॉम अ डिफरेंट इंडस्ट्री में भी, फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन हैविंग डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। तो उनके पास नए आइडियाज हों विच कैन टेक बिजनेस टू अ न्यू हाइट। ठीक है, और वो नए आइडियाज जो है ना उनके लिए एक ब्रेक थ्रू साबित हो और वो एकदम से जो है ना वो जंप करके कंपाइटर से आगे निकल जाएं। तो दिस इज क्वाइट पॉसिबल, क्योंकि वो आइडिया इट माइट बी यूनिक इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री। तो इस तरह से बिजनेस को एडवांटेज हासिल हो सकता है। अच्छा, फिर इजियर टू रिड्यूस द साइज ऑफ वर्कफोर्स। मैं जैसे एक एग्जांपल अगर आपको दूं, नई आइडिया ये कि लेट्स से कि आप का कोई सर्विस बिजनेस है और आप ट्रीट करते हैं अपने कस्टमर्स को, लेकिन जो आपने नए एम्प्लॉयज रखे हैं उनके पास एक यूनिक वे है टू एंटरटेन कस्टमर्स, जिसमें कस्टमर जो है ना बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करते हैं। तो अगर आपने वो वाला आइडिया इस्तेमाल कर लिया, जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि एक रेस्टोरेंट बिजनेस है जिसमें ऑफ कोर्स व्हेन एवर यू पे अ विजिट टू अ रेस्टोरेंट, यू ऑर्डर फूड या जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होती है, एंड विद इन 20-25 मिनट्स, समटाइम 30 मिनट्स, दे सर्व यू द फूड। तो अब वो अगर आपको जो नए एम्प्लॉयज आ रहे हैं वो आपको आइडिया दे रहे हैं कि जी हम जहाँ पहले काम करते थे वहां पर ऑर्गेनाइजेशन, वो जो रेस्टोरेंट था वो नॉर्मली दे कीप हाफ कुक्ड फूड, मतलब पहले से ही हाफ कुक्ड किया होता था, बिकॉज दे आर दैट श्योर, देवर दैट श्योर कि हमें तो जी हमारे पास तो कस्टमर आएंगे। और फिर उसके बाद जैसे कस्टमर ऑर्डर देते थे तो जो ज़्यादा फूड बिकता था या डिमांड किया जाता था उसको हाफ कुक पहले ही कर लिया जाता था। तो हम सर्व कर देते थे विद इन 10 मिनट्स सिंस द फूड वॉज ऑर्डर्ड। तो इस तरह कस्टमर को आसानी होती थी कि उनको 10 मिनट में ही खाना मिल जाता था। तो एक नया आइडिया है और ये एक यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट, और एक कंपैरेटिव एडवांटेज है।
क्योंकि आपको पता है कि आप जब रेस्टोरेंट जाते हैं तो ये थोड़ी है कि आपने अगर भूख 9 बजे लगती है तो 6 बजे पहुंच जाओगे। ऑफ कोर्स आप अराउंड दैट आवर पहुंचते हैं जब आपको भूख लगती है। तो उसके बाद आप यही चाहते हैं कि जब आपने ऑर्डर किया है तो जितनी जल्दी खाना आ जाए उतना ही अच्छा है। तो आपको 10 मिनट में ही, तो ये एक आइडिया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, तो अब देखो इसमें मैंने सिनेरियो भी बिल्ड कर लिया, एप्लीकेशन भी आ गई, उसको मैं डेवलप करूंगा, लेवल 2 एप्लीकेशन पे भी पहुंच जाऊंगा। तो इस तरह से आंसर दिया जाता है। तो उस तरह से वर्कर जो है ना, बिकॉज सॉरी वर्कर्स कह रहा हूँ, कस्टमर्स वुड गेट द फूड विद इन 10 मिनट्स ऑफ टाइम। तो उनके लिए फिर ज़्यादा सेटिस्फाइंग होगा एंड दे वुड लाइक टू पे अ विजिट टू दैट रेस्टोरेंट अगेन एंड अगेन। अच्छा, फिर तीसरा बेनिफिट, इजियर टू रिड्यूस द साइज ऑफ वर्कफोर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन विच इज प्लानिंग टू मेक एम्प्लॉइज रिडंडेंट। हाँ, कि आप ना सोच रहे हैं कि यार हमारे पास जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं वो ज़्यादा है, और या तो हमारे पास कुछ अब जॉब्स अवेलेबल नहीं है, या अब हम चूंकि कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें उतने वर्कर्स नहीं रिक्वायर्ड फॉर वट एवर रीजन। अब आपको वर्कर्स नहीं चाहिए क्योंकि वो जॉब्स अवेलेबल नहीं है। इसी को बोलते हैं ना रिडंडेंसी। तो अब अगर वर्कर्स को निकालेंगे ना, तो एक तो बैड इमेज आता है, सीधी बात है। क्योंकि व्हेन यू आर आस्किंग वर्कर्स टू लीव, दिस इज नॉट बिकॉज ऑफ द फॉल्ट ऑफ द वर्कर्स, एक बात। दूसरी बात, अगर आप इसको कॉम्पनसेट करने के लिए कि बैड इमेज ना बने, आप उनको एक कॉम्पनसेशन पैकेज देते हैं कि चले जी, हम आपको इसके बदले में आपकी 3 महीने की, 4 महीने की, 6 महीने की सैलरी दे देते हैं और आपको गुड बाय कह देते हैं। तो मीन वाइल आप अपनी जॉब ढूंढें कोई नेक्स्ट, तो उस वक्त तक आपको इतने पैसे हैं कि आप अपनी फैमिली को या अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसमें खर्चा हो रहा है, कॉस्ट भी बढ़ रही है, और अगर आप खर्चा नहीं करेंगे, मतलब कॉम्पनसेशन नहीं देंगे, तो फिर बैड इमेज बन सकता है। तो यहाँ पर फायदा ये हो जाता है कि लेबर टर्नओवर अगर हाई है तो ऑटोमेटिकली आपके वर्कर्स जो आप कम करना चाह रहे थे थ्रू रीडेंडेंसी, वो आपको नहीं करना पड़ेगा, वो खुद ही छोड़ गए ना। ना तो बैड इमेज आया और ना ही आपको उनको कोई कॉम्पनसेशन देनी पड़ेगी। तो इस तरह से बिजनेस को ये फायदा हो जाता है हाई लेबर टर्नओवर में। लेकिन ये याद रखना, हाई लेबर टर्नओवर अच्छी है, लेकिन अगर वो शॉर्ट टाइम पीरियड में हो रही है, ये नहीं है कि वो थ्रू आउट द ईयर होती ही रहती है, या बिजनेस में यही ट्रेंड चल रहा है, तो फिर तो प्रॉब्लम होगी ना बिजनेस को, ऑफ कोर्स। अच्छा, कॉस्ट क्या है जी? आपको बार बार, अच्छा, आपको रिक्रूट करना पड़ेगा, तो रिक्रूटमेंट की कॉस्ट है, प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, लॉस ऑफ प्रोडक्शन, आप जब तक एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं, क्योंकि एम्प्लॉय छोड़ के चले गए हैं, तो आप यू वोंट बी एबल टू मीट योर डेडलाइंस, प्रोडक्शन नहीं हो रही ना, तो इमेज भी खराब हो रहा है, कस्टमर्स माइट बी अनॉयड, पर्टिकुलरली योर लॉयल कस्टमर्स, तो वो शायद किसी और से बाय कर लें। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज में फाइंड इट डिफिकल्ट टू एडजस्ट विद न्यू मेंबर्स। ठीक है जी। तो ये भी है, ये भी बताया था आपको, कोई जेल इन नहीं हो पाते ना, उनकी केमिस्ट्री नहीं बनती दूसरे एम्प्लॉय से, एटलीस्ट एट द स्टार्ट। तो फिर जो टीम वर्क है वो अफेक्ट होता है, और फिर आप टारगेट्स मीट नहीं कर पाते। फिर कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग टू न्यू एम्प्लॉयज है, तो उनको भी ट्रेनिंग तो देनी है। अब आप कहें सर आप स्किल्ड वर्कर्स को रख लें, स्किल्ड वर्कर्स रखें तब भी ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती ही है। अब बात करेंगे जैसे इंडक्शन ट्रेनिंग, मैंने कहा था, टू मेक एम्प्लॉयज फेमिलियर विद द ऑर्गेनाइजेशन, विद द कोलीग्स एंड द वर्क इटसेल्फ, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन के काम करने का तरीका डिफरेंट होता है, तो उसमें टाइम लग सकता है। उसमें फिर लॉस ऑफ प्रोडक्शन तो है कि वर्कर अभी सीख रहा है, ट्रेनिंग ले रहा है, या उसको ट्रेनिंग देने के लिए आपको कोई टीम हायर करनी पड़ रही है। अगर वो डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेनिंग, अभी हम पढ़ेंगे ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, तो उसमें फिर आपकी कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाती है। अच्छा, रीजंस डिफरेंट दिए हुए हैं, आप देख लो। वर्कर क्यों छोड़े हैं? वर्किंग कंडीशन पुअर हैं, तो ऑफ कोर्स सम पीपल फील के हेल्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट बिफोर चूजिंग अ जॉब। तो अगर उनकी जॉब और हेल्थ एट स्टेक है, तो वो छोड़ देंगे एज सुन एज पॉसिबल। अच्छा, प्रमोशन के चांसेस नहीं है, सैलरी शायद अच्छी मिल रही है, लेकिन वहां पे प्रमोशन के चांसेस नजर नहीं आ रहे उनको। क्यों नहीं आ रहे? या तो ऑर्गेनाइजेशन छोटी है और ज्यादा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है नहीं, एंड दे आर ऑलरेडी एट द टॉप, तो और ऊपर जाने के कोई चांसेस नहीं है, या फिर वहां पर एबल वर्कर्स को प्रमोट नहीं किया जाता, वहां पे कोई पॉलिटिक्स है, या वट एवर रीजन, तो फिर वो शिफ्ट करेंगे। नो स्टाफ डेवलपमेंट ट्रेनिंग, और ये हर वर्कर चाहता है कि वो उसकी एज अ प्रोफेशनल ग्रूमिंग हो, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा है तो आगे 10 साल बाद वो अपने आप को एक बेटर प्रोफेशनल देखे। तो उसमें ट्रेनिंग का बहुत बड़ा हाथ है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन ने देनी होती है। कि अब जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट मेथड्स हैं, उसमें एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करके रखते हैं ताकि एम्प्लॉयज़ की स्किल्स एनहेंस हो, और वो जो न्यू या मॉडर्न टेक्निक है उसको इस्तेमाल करने के काबिल हो। तो इससे फायदा एम्प्लॉय का हो रहा है कि वो एक बेटर प्रोफेशनल के तौर पर सामने आ रहा है। तो वो अगर नहीं मिल रही तब भी एम्प्लॉय फिर छोड़ देता है वहां से, कि यार 10 साल पहले भी वही मैं वैसे ही था, आज भी वैसे ही हूँ, तो कोई इंप्रूवमेंट तो मेरे में है नहीं, तो इसका मतलब है मुझे कहीं भी और अच्छी और जॉब नहीं मिलेगी, बेहतर है स्विच कर जाए
जहां पर ये मार्जिन हो कि वहां पे डेवलपमेंट हो सकती है, ट्रेनिंग मिल सकती है। अच्छा, पुअर स्टाफ रिक्वायर्ड रिक्रूटेड, आपने जो स्टाफ रखा है वो पुअर है। पुअर का मतलब है, वही मैंने आपसे पहले भी कहा, आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस इतना कॉम्पैक्ट नहीं था और आपने बंदे रख लिए जल्दी से, और वो उस उनका टेम्परामेंट नहीं था काम करने का या उतना वर्क स्ट्रेस लेने का। मैंने बताया जैसे कि ना, पास्ट पेपर्स में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि एक कंपनी है वो ना वर्कर्स को रिक्रूट करती है थ्रू टेलीफोन कॉल्स। अब इमेजिन करो, टेलीफोन कॉल से कितना क्या आपको पता चल जाता है। आपको उसकी पर्सनैलिटी नजर नहीं आ रही, कॉन्फिडेंस लेवल नजर नहीं आ रहा, ओवरऑल अपीयरेंस नजर नहीं आ रही, ठीक है। तो उसमें कितना कि आप, और वो भी 2-3 मिनट बात करके तो कुछ नहीं है ना। तो ये एक हम कहेंगे पुअर वे ऑफ रिक्रूटिंग स्टाफ। तो उसमें फिर टेम्परामेंट नहीं चेक हुआ, वह पर्सनैलिटी नहीं देखी आपने, और फाइनली जब वो एक्चुअली आप उनको हायर करते हैं और थोड़ा सा वर्क स्ट्रेस पड़ता है, थोड़ा सा टेम्परामेंट चेक होता है, तो वो छोड़ देते हैं जॉब को। तो ये भी एक वजह हो सकती है। तो आपकी वजह से हुआ है ना, आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस इतना अच्छा नहीं था। मेजोरिटी ऑफ एम्प्लॉइज आर पार्ट टाइम। हाँ, अगर आपने पार्ट टाइम वर्कर्स रखे हुए हैं तो वो तो भाई कभी भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी डिफरेंट जॉब्स कर रहे हैं या वो स्विच करना चाहेंगे, क्योंकि उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप भी उनको कभी भी निकाल सकते हैं, वो भी कभी भी छोड़ के जा सकते हैं। तो फिर अगर आपके पार्ट टाइम वर्कर ज्यादा हैं तो फिर हाई लेबर टर्नओवर के चांसेस भी ज्यादा ही होंगे। फिर लोअर वेजेस ऑफ कोर्स, आपको उनको कम मिल रही हैं वर्कर्स को अगर, और उनको लगता है कि जो राइवल बिजनेसेस हैं या अदर बिजनेसेस जो ऑपरेट कर रहे हैं इंडस्ट्री में, उनके वहाँ पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं वर्कर्स को, तो दे माइट लाइक टू स्विच एज सुन एज दे गेट एन अपॉर्चुनिटी। और फिर बेटर अपॉर्चुनिटी एल्सवेयर, मतलब अपार्ट फ्रॉम वेजेस मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी, वो जॉब जो है वो घर के ज़्यादा करीब है, वहाँ एनवायरनमेंट ज़्यादा अच्छा है, वहाँ बॉस ज़्यादा फ्रेंडली है, वगैरह वगैरह। तो ये भी रीजंस हो सकते हैं, सैलरी भी हो सकती है। तो ये है रीजन। अच्छा, फिर अब ये आ गया, मैंने आपको बताया था स्टाफ डेवलपमेंट और ट्रेनिंग में फ़र्क है। मैंने आपको बताया था कि ट्रेनिंग इज जॉब रिलेटेड, यू लर्न स्किल्स टू डू योर जॉब इन अ बेटर वे, दिस इज व्हाट वी कॉल ट्रेनिंग, enhancement of your skill to perform your task which you were doing earlier as well, लेकिन अब now you can do it more efficiently. Staff development है is more related to the behavior and कि आप how to control your temper, your behavior, how to tackle work stress, how to uh, handle issues back at your home, family related जो issues आपको आ रहे हैं, उनको आपने कैसे टैकल करना है दैट दे डू नॉट अफेक्ट योर प्रोफेशनल वर्क, योर प्रोफेशनल लाइफ। तो एट वर्क प्लेस यू शुड नॉट बी थिंकिंग अबाउट देम, और आप जो है ना वो, तो आप मेंटली स्ट्रांग होने चाहिए। दिस इज ऑल अबाउट मेंटली स्ट्रांग होंगे तो आप कभी भी अलाउ नहीं करेंगे कि आपका जो स्ट्रेस आया हुआ है या इशू चल रहा है बैक एट योर फैमिली, बैक एट योर होम, सॉरी, तो वो इट वोंट डिस्टर्ब योर प्रोफेशनल वर्क। आप वर्क प्लेस में उसके बारे में नहीं सोचेंगे। तो ये मेंटल स्ट्रेंथ ये करती है, एंड ये आपको स्टाफ डेवलपमेंट से मिलती है। इसी तरह यू डू नॉट लाइक टू वर्क विद सम ऑफ योर कोलीग्स बिकॉज देयर इज अ मिसमैच या आपकी पर्सनैलिटी क्लैशेस हैं, बट स्टाफ डेवलपमेंट ये करती है कि इट हेल्प्स यू टू वर्क विद दोज पीपल एज वेल हु यू डू नॉट लाइक, लेकिन आपको वो कॉमन ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए उनके साथ स्टिल काम करना पड़ता है और एक दूसरे की को हेल्प आउट करना पड़ता है एज अ टीम मेंबर। तो ये स्टाफ डेवलपमेंट आपको या डेवलपमेंट आपको सिखाता है। अच्छा, बहरहाल ये तो हम पहले बात कर चुके हैं, तो मैं इस पर ज़्यादा नहीं बात कर रहा, मैं डायरेक्ट आ रहा हूँ एडवांटेजेस में। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस तो ऑलमोस्ट सेम ही है, चाहे वो डेवलपमेंट हो या ट्रेनिंग हो, तो इसलिए मैंने दोनों को इकट्ठा ही यूज़ किया हुआ है। अब जैसे हम जल्दी से देखें अगर, कि इट मोटिवेट्स वर्कर्स एज दे लर्न न्यू स्किल्स एंड नाउ दे हैव मोर चांसेस ऑफ बीइंग प्रमोटेड, राइट। आपको समझ आ ही रही है, ट्रेनिंग मिलती है तो अब आपको ऊपर जाने के चांसेस होते हैं ना, कि नाउ यू आर अ बेटर प्रोफेशनल, यू आर एन इम्प्रूव्ड प्रोफेशनल। तो आपको ना सिर्फ उस ऑर्गेनाइजेशन में हायर लेवल पे काम करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बल्कि अब नाउ यू कैन गेट अपॉर्चुनिटी इन सम अदर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। अच्छा, तो और ये मैंने लिखा भी है कि नीड्स जो आइडेंटिफाई की थी हर्ट्जबर्ग ने और मैस्लो ने भी, तो हर्ट्जबर्ग भी कहता था कि ट्रेनिंग जो है ना वो मोटिवेट करती है, और जो मैस्लो है वो भी कहता था कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि हर बंदा अपने आप को सोचता है कि अब यहाँ तक तो मुझे पहुंचना चाहिए बिकॉज मेरा इतना पोटेंशियल है। तो आपको जो ट्रेनिंग मिल रही है एंड यू आर मूविंग अप द लैडर ऑफ द मैनेजमेंट, तो इसका मतलब है आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के करीब जा रहे हैं। तो ये दोनों थ्योरीज जो है ना
इसको फेवर करती हैं, कि ये मोटिवेट वर्कर्स को करती हैं। तो मैंने ये साथ में लिख दिया डेवलपमेंट के लिए। अच्छा, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ऑफ कोर्स आप काम को बेहतर तरीके से कर रहे हैं, वर्क स्ट्रेस को ज़्यादा बेहतर तरीके से मैनेज कर रहे हैं, फैमिली इश्यूज को यू आर नॉट अलाउइंग देम टू इंटरफेयर इन योर प्रोफेशनल वर्क। तो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी, और उससे फिर आपकी कॉस्ट कम होगी, आउटपुट ज़्यादा होगी, डेडलाइन मीट करेंगे, सेल्स प्रॉफिट वगैरह वगैरह आप बता सकते हैं। बेटर कस्टमर सर्विस रिजल्टिंग इन बेटर इमेज ऑफ द बिजनेस। ये भी जारी बात है, अगर आपने क्लाइंट्स को डील करना है तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से करेंगे ना। आप क्योंकि फ़र्ज़ किया कि आपको कोई वर्क स्ट्रेस है या फैमिली स्ट्रेस है, तो आप यू माइट नॉट बी एबल टू टॉक टू योर क्लाइंट और योर कस्टमर पोलाइटली। ये आपका टेम्पर लूज हो जाता है, बिकॉज इसलिए नहीं कि कस्टमर अनोइंग था, आपको वो दिमाग में स्ट्राइक हो रहा था बार बार, जो भी इशू चल रहा है। तो वो नहीं होगा, बिकॉज आपकी डेवलपमेंट हुई हुई है, ट्रेनिंग हुई हुई है। मोर डेवलपमेंट ही बोलेंगे, ट्रेनिंग तो ऑफ कोर्स स्किल एनहांसमेंट का नाम है। तो डेवलपमेंट के थ्रू आप इस पीरियड को मैनेज कर पाएंगे अच्छे तरीके से, कि डिस्पाइट हैविंग ग्रेट स्ट्रेस आपने, यू वोंट शो इट टू योर कस्टमर्स। ठीक है, इट वोंट बी विजिबल एज फार एज योर पर्सनैलिटी इज कंसर्न। तो नहीं आने देंगे ना, आप इसको सामने नहीं आने देंगे। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग एक्सीडेंट्स एट वर्क प्लेस एज वर्कर्स आर नाउ मोर इन्फॉर्म्ड। यस, ट्रेनिंग में आपको चूंकि बताया जाता है मशीन को कैसे ऑपरेट करना है, कैसे नहीं करना, क्या डेंजरस है क्या नहीं है, क्या प्रोटोकॉल है टू ऑपरेट अ मशीनरी, तो एक्सीडेंट्स भी नहीं होते। और उसका फायदा ये है कि एक्सीडेंट्स अगर हों और आपने ट्रेनिंग ना दी हो, तो ऑफ कोर्स एक तो बैड इमेज बनता है, दूसरा वो जो एम्प्लॉई है जिसको इंजरी हो गई है कैन फाइल अ केस इन द कोर्ट एज वेल, और फिर आपको हैवी डैमेजेस भी देने पड़ सकते हैं अपार्ट फ्रॉम बैड इमेज। तो वो यहाँ नहीं होगा। मतलब ट्रेनिंग आपने दे दी, अब एक तो एक्सीडेंट होंगे नहीं, और अगर हो भी गए तो आप फिर ये कह सकते हैं कि दैट इज बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयज नेग्लिजेंस, क्योंकि हमने तो ट्रेनिंग दी थी, प्रोटोकॉल बताए थे, इन्होंने फॉलो नहीं किए। तो उस केस में भी आपका ना तो इमेज खराब होगा, और ना ही कोई केस आप पे हो सकता है। तो दोनों तरीकों से आप सेफ होंगे। अच्छा, वर्कर्स फाइंड इट इजियर टू डू देयर जॉब, जारी पता है। वर्कर्स, मैंने आपको बताया था कि हमने पढ़ा था मोटिवेशन में, कि एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था जॉब सेटिस्फैक्शन। जब कस्टमर को जॉब करके मजा आता है, तो जब आप अपने काम को आसानी से कर पाते हैं तो फिर मजा ही आ रहा है ना आपको, आप एंजॉय कर रहे हैं काम को। लेकिन जब आपको काम मुश्किल लग रहा है, टफ लग रहा है, तो प्रॉब्लम होती है। तो ट्रेनिंग आपके काम को आसान करती है, तो को जॉब सेटिस्फैक्शन होती है उससे, और काम आसानी से होता है। तो वर्कर्स को फायदा ये है, दे गेट रिलीव्ड, कि उन्हें कोई स्ट्रेस नहीं आता। और मैंने देखो ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है वर्कर्स। अच्छा, जो फायदे खाली वर्कर्स की है वहां मैंने खाली वर्कर्स लिखा हुआ है, जो फायदा खाली बिजनेस का है वहां मैंने खाली बिजनेस लिखा हुआ है, आपके सामने आपको नजर आ रहा है। ठीक है, और जहां पर दोनों का फायदा है, बिजनेस और वर्कर्स, वहां मैंने दोनों लिख दिए। जैसे वर्कर्स भी इंजरी से बच सकते हैं वंस दे आर ट्रेंड, तो उनको भी वो सेफ महसूस करेंगे ना, एज फार एज देयर हेल्थ इज कंसर्न। और आपने पढ़ा भी हुआ है मैस्लो के अंदर, जो आपकी सेफ्टी नीड्स हैं उसमें ये आ रहा है, हेल्थ हेल्थ की नीड्स में, ये भी वर्कर्स का था। और फिर आगे वर्कर्स है कि बेटर अपॉर्चुनिटी इन अदर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि आप एक बेटर प्रोफेशनल है ना, पहले बात हो चुकी है इस पे। और इट इनकरेजेस द कल्चर ऑफ इंट्राप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो यहाँ पर भी, यहाँ लिखेंगे ये भी वर्कर्स को फायदा दे रहा है, एक्चुअली दोनों को दे रहा है। वो किस तरह से, क्योंकि एक तो इंट्राप्रेन्योरशिप हमने पढ़ा था कि यू अलाउ एम्प्लॉयज टू टेक रिस्की डिसीजंस जस्ट लाइक एंटरप्रेन्योर्स। यानी कि इंट्राप्रेन्योर्स जो एम्प्लॉयज होते हैं, वो एक एंटरप्रेन्योर की तरह बिहेव करते हैं और रिस्क लेते हैं, और डिसीजंस में उनको इंडिपेंडेंस होती है। तो जब ये कल्चर आएगा तो एम्प्लॉयज जो है ना, वो ज्यादा फोकस होकर काम करेंगे कि उन्हें इंडिपेंडेंस दी गई है, और ये कि भाई यार ये अब सब कुछ मेरे पे ही आना है। ठीक है, तो वो जो एम्प्लॉयज, और ये भी फील करते हैं कि भाई हमें जो है ना, कि आर ऑर्गेनाइजेशन वैल्यूड अस एंड दैट्स व्हाई वी आर गिवन दिस रोल। कौन सा रोल? इंट्राप्रेन्योरशिप का। यदि आप लें जी डिसीजन, कोई मसला नहीं, नुकसान हो गया तो फिर क्या हुआ? तो एम्प्लॉयज ऑफ कोर्स फिर ज्यादा अच्छा काम करेंगे, बिजनेस का फायदा होगा। और एम्प्लॉयज को क्या फायदा हो रहा है कि एम्प्लॉयज को एक्सपीरियंस हो रहा है टू वर्क इंडिपेंडेंटली, और वो बता सकते हैं, और अगर उनका जो पोटेंशियल है, दे कैन शो दैट पोटेंशियल टू द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, बाय मीटिंग द टारगेट्स, या बाय कमिंग अप विद न्यू आइडियाज। ठीक है, तो और बाय आउट कम्पीट द राइवल बिजनेसेस, तो अपने आइडिया से, तो ये, तो उसका क्रेडिट किसको जाएगा? एम्प्लॉयज को जाएगा। तो वो भी चाहते हैं टू टेक दैट क्रेडिट, कि वो काम अच्छे से करें, क्योंकि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, उनको पूरी अपॉर्चुनिटी दे रही है टू शो देयर पोटेंशियल। और हर एबल एम्प्लॉय यही चाहेगा
कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में ही काम करे जहाँ उसको क्रेडिट भी मिले। ऑफ कोर्स उसके साथ जो अटैच रिवॉर्ड्स हैं वो तो मिलेंगे ही ना, फाइनेंशियल हो गए, नॉन फाइनेंशियल हो गए, जो भी है, अप्रिसिएशन हो गई। डिसएडवांटेजेस की तरफ अगर हम आ जाए तो इट इंक्रीजेज कॉस्ट एटलीस्ट इन द शॉर्ट रन। ऑफ कोर्स शुरू में तो आपको खर्चा करना ही पड़ेगा ना इम्प्लॉयज पे, आपको ट्रेनर रखना पड़ेगा, ठीक है। या अगर आप ट्रेनिंग कहीं और दे रहे हैं अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस, तो आपको ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करके देनी पड़ रही है सो दैट एम्प्लॉयज कैन रीच दैट प्लेस। तो कॉस्ट बढ़ रही है, लेकिन शॉर्ट रन में। लॉन्ग रन में क्यों नहीं बढ़ेगी? क्योंकि ऑफ कोर्स वो लॉन्ग रन में ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, मिस्टेक्स कम करेंगे, क्वालिटी इंप्रूव होगी, बेटर एबल टू डील क्लाइंट्स। तो ओवरऑल आपकी उससे कॉस्ट एक्चुअली कम हो जाएगी, क्योंकि आप उन्हीं वर्कर्स से अब ज़्यादा काम ले पा रहे हैं और शायद पे उनको उतना ही कर रहे हैं। तो जब वेस्टेज नहीं हो रहा, मिस्टेक नहीं हो रही, कोई रीवर्क नहीं करना पड़ रहा, कस्टमर अनॉय नहीं हो रहा, तो आप, इसका मतलब है कॉस्ट कम हो रही है ना। क्योंकि अगर कस्टमर अनॉय होगा तो आपको शायद काम दोबारा करके देना पड़े और कस्टमर शायद दोबारा आपके पास आए भी ना, तो सेल्स भी गिरेगी और कॉस्ट जो है ना वो तो बढ़ेगी, क्योंकि दोबारा काम करके देना पड़ गया। या चीज़ डैमेज हो गई है तो दोबारा बनानी पड़ेगी, तो कॉस्ट तो बढ़ेगी। फिर एम्प्लॉयज में ज्वाइन सम अदर बिजनेस आफ्टर गेटिंग ट्रेन्ड, राइट। ये एक बात, आपने ट्रेनिंग दे दी, इसीलिए कहते हैं जब अगर आप एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा खर्च करें ना, तो यू नॉर्मली एज अ बिजनेस यू नॉर्मली हैव एन एग्रीमेंट विद एम्प्लॉय कि आप 2 साल तक या 3 साल तक छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि आपने खर्चा किया ना एम्प्लॉय पे। फर्स्ट किया आपने एम्प्लॉय को अब्रॉड ट्रेनिंग के लिए भेजा है, तो ऑफ कोर्स फिर वो ट्रेनिंग लेके आगे किसी और बिजनेस में चला जाए एज एन एम्प्लॉय, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो बहरहाल, लेकिन फिर भी ये रिस्क तो रहता है कि वो ट्रेनिंग के बाद कहीं और ना चले जाए। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ या इवन आपने कॉन्ट्रैक्ट किया भी हुआ है तो प्रॉब्लम तो है ना, आपको फिर वो लीगल एक्शन लेना है, उसकी उसमें फंस जाएंगे। तो इश्यूज आपके रहते हैं ये, और अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया हुआ तो फिर तो प्रॉब्लम है ही। ट्रेनिंग आप दें और फायदा कोई और उठा ले, वर्क टाइम इज लॉस्ट। आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, मतलब बार बार मीटिंग अटेंड करवा रहे हैं एम्प्लॉयज को, सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस, तो वो अब इसका मतलब है फॉर दैट टाइम पीरियड दे आर नॉट वर्किंग, तो प्रोडक्शन का लॉस तो हो रहा है उस टाइम के लिए, बिजनेस का नुकसान हो रहा है। फिटीक फॉर एम्प्लॉयज, अगर एम्प्लॉयज को ये कहा जा रहा है कि आपने दिन में काम करना है और रात को शाम को ट्रेनिंग लेनी है, ऐसा होता भी है, मतलब एट द एंड ऑफ द डे आपको ट्रेनिंग लेनी है, तो एम्प्लॉयज तो पहले ही फिटीक्ड होता है, थक गया होता है, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा बर्डन हो जाता है ये, उसकी हेल्थ पे इफेक्ट आ सकता है। तो ये एम्प्लॉय का प्रॉब्लम है। जो फिर आ गया पोचिंग में टेक प्लेस, ठीक है। और मैंने आपको बताया भी कि ये वही चीज़ है जो मैंने आपको एक टर्म बताई थी, हेड हंटिंग, ये वही उसी को बोलते हैं पोचिंग, हेड हंटिंग, राइट। तो उसमें आप क्या करते हैं कि जो टॉप ऑफिशियल होता है आप उसको रिक्रूट कर लेते हैं। टॉप ऑफिशियल किसका? ऑफ योर कॉम्पिटिटर या किसी भी और बिजनेस का। तो ये आप को जब आप किसी एम्प्लॉय को ट्रेनिंग दे देते हैं, डेवलपमेंट होती है और वो एक अच्छा एम्प्लॉय, रिफाइंड एम्प्लॉय बन जाता है, तो फिर चांसेस होते हैं कि कोई और अच्छी सैलरी पे उसको उठाना ले वहां से, और फिर आपके लिए वो यूजफुल नहीं होगा, वो तो किसी और को फायदा देगा फिर। अच्छी सैलरी भी तो फिर हो सकता है एम्प्लॉय को लालच आ ही जाए ना, वो चला जाए, तो ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, फिर है जी हमारे पास, अब आगे आ गया टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग जो मैं बात कर रहा था। अच्छा, इसके बारे में बात करते हैं कि पहले इंडक्शन ट्रेनिंग मैंने बताया था कि ये सिर्फ एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन से, वर्क प्लेस से, कुलीग से और वर्क इटसेल्फ से फेमिलियर करने के लिए जो ट्रेनिंग दी जाती है उसको बोलते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग। और इसका फायदा है वो मैंने लिखे हुए हैं। नुकसान क्या होना है इसका? फायदा ही होता है। नुकसान सिर्फ ये हो सकता है कि एम्प्लॉय जो है वो पहले फेमिलियर होना होएगा, जब तक वो फेमिलियर होगा उस वक्त तक काम उस तरह से वो नहीं कर पाएगा, तो उससे थोड़ा लॉस हो सकता है प्रोडक्शन का, तो ये लिख सकते हैं आप नुकसान के तौर पे। अच्छा, फील पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अब वो सबसे फेमिलियर हो गया, मिल मिला रहा है, मोटिवेशन आ गई, यार ये एक फैमिली है, हम सब एक दूसरे को जानते हैं। इमेजिन करो ना, यू आर एन एम्प्लॉय एंड यू डू नॉट नो एनीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो आप बहुत ही हेजिटेंट फील करेंगे कुछ किसी से पूछते हुए, हेल्प लेते हुए, तो आपके काम पर भी इफेक्ट हो सकता है। ईजियर टू कंप्लीट जॉब्स, जारी बताए, अब आपको पता है किसको रिपोर्ट करना है, किससे हेल्प लेनी है, कौन कंसर्न बंदा है, किसको कम्युनिकेट करना है, वगैरह वगैरह। फिर एबल टू अंडरस्टैंड द कल्चर, वो भी आपको पता चल जाए, क्योंकि आपको इंडक्शन ट्रेनिंग में, मीटिंग में बताया जाएगा कि वर्कर्स को कैसे ट्रीट किया जाता है, और हाउ डू वी रेट आर एम्प्लॉयज, और हम किस तरह उनको वैल्यू देते हैं, या जितनी वैल्यू भी देते हैं वो सब आपको आइडिया हो जाता है, और वर्कर्स को किस तरह से काम करना है विद इन द फ्रेमवर्क गिवन टू देम। अच्छा, फिर एबल टू टेक हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स, ये भी उनको बताया जाता है, आपको सारे प्रोटोकॉल्स बताए जाते हैं, तो एम्प्लॉय को जो नया हायर होता है उसको सब पता चल जाता है कि इन केस ऑफ लेट्स से फायर, आपको किस तरह से जो है ना वो
इमरजेंसी एग्जिट लेना है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ना, तो ये चीज़ें भी सिखाई जाती हैं। अच्छा, फिर आ गया जी ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अच्छा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो है ना, नाम से ही नजर आ रहा है कि इसमें जो वर्क प्लेस होता है ना, जहां पर एम्प्लॉय काम कर रहा होता है, वहीं पर ट्रेनिंग दी जाती है। तो अगर आपको हायर किया गया है और लेट से आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और तो आपको ट्रेनिंग जो है ना वर्क प्लेस पे ही दे रहे हैं। वो कैसे देते हैं? जहां आप काम करते हैं, जहां काम करते हैं वहीं पर ही आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। किस तरह से? कि रन टाइम में, मतलब एक सीनियर एम्प्लॉई है हु इज वॉचिंग यू, ऑब्जर्विंग यू एंड ऑलवेज देयर टू हेल्प यू व्हेनेवर यू आर स्टक और यू हैव एन इशू। तो आप काम करते हुए ट्रेनिंग भी ले रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा एक इशू ये है कि वो एक एम्प्लॉय जो कि अभी सीख रहा है, आप उसको जो है ना उससे काम करवा रहे हैं, ठीक है, तो रियल टाइम में। और साथ में एक असिस्टेंट या वो एक सीनियर एम्प्लॉय आपने रखा हुआ है जो हेल्प कर रहा है उसको। तो अब ये ट्रेनिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। अच्छा, अब इसमें इट सेव्स कॉस्ट। जाहिर बात है, आपको कोई ट्रेनर को हायर करके एक्स्ट्रा से पैसे नहीं देने, एम्प्लॉय को अलहदा किसी अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस भेजना नहीं है, और कि उसकी ट्रांसपोर्ट का खर्चा दें, उसके खाने पीने का खर्चा दें और वो ट्रेनिंग लेकर आए। ऐसा कुछ नहीं करना आपको, क्योंकि वर्क प्लेस में ही आपने ट्रेनिंग देनी है। सुबह वो 8 बजे आएगा जैसे वो पहले आता था, और उसकी ट्रेनिंग शुरू। ट्रेनिंग कैसी? काम करते हुए ट्रेनिंग हो रही है। तो कॉस्ट आपकी बढ़ेगी नहीं। फिर प्रैक्टिस मेक्स इट इजियर टू लर्न। जारी बता, हाँ, कोई भी काम जो आप हाथ से करते हैं उससे जल्दी आप कभी भी नहीं सीख सकते। यानी कि कोई भी आपको जुबानी बता दे जितना मर्जी, तो आपको समझ तो आ जाएगी, बट यू माइट नॉट बी एबल टू डू इट परफेक्टली अनलेस एंड अनटिल यू डू इट ऑन योर ओन। तो यहाँ पर चूंकि काम खुद ही करना होता है, खुद करके ही सीखना है, तो इससे आप जल्दी लर्न कर पाते हैं। अच्छा भाई, इंडिविजुअल टेंशन। आपको जो एक जो सीनियर एम्प्लॉय होता है वो एक एम्प्लॉय के साथ लगा होता है, जो ट्रेनी होता है, यानी कि ट्रेनर और ट्रेनी। ट्रेनर वो जो ट्रेन कर रहा है, ट्रेनी वो जो काम कर रहा है। तो ट्रेनी भी एम्प्लॉय होता है, ट्रेनर भी एम्प्लॉय होता है। तो वो आपके साथ साथ आपको 1 to 1 गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा होता है। तो उससे आप बहुत जल्दी सीख पाते हैं, अच्छा सीख लेते हैं। फिर बैड हैबिट्स ये है कि आपका सीनियर एम्प्लॉई जो है वो लेट आ रहा है ब्रेक के बाद, आप भी लेट आ रहे हैं, क्योंकि आप उसने आपको हेल्प आउट करना है। तो अब आप वो गलत आदत सीख रहे हैं। स्मोकिंग अलाउड नहीं है, वो छुप के स्मोकिंग कर रहा है, आप भी शुरू कर देंगे। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, प्रोडक्शन प्रोसेस बिकम स्लो एज न्यू एम्प्लॉइज इज एक्स्ट्रा केयरफुल वाइल डूइंग द जॉब। ये भी समझ आती है हमें कि वो जब काम कर रहा है, एक वर्कर नया काम सीख रहा है, तो वो एक्स्ट्रा केयरफुल होगा, हेजिटेंट होगा कि यार कहीं खराब ना हो जाए, नुकसान हो जाएगा कंपनी का। तो उससे वर्क प्रोसेस स्लो हो जाएगा, और तो नुकसान होगा, प्रोडक्शन जो स्लो हो गई, तो अब कॉस्ट बढ़ जाएगी ना। एक फर्ज किया कि 10 यूनिट्स बनते थे 10 मिनट में, तो अब 20 मिनट में बन रहे हैं, क्योंकि दैट एम्प्लॉय इज एक्स्ट्रा केयरफुल हु इज लर्निंग द न्यू आर्ट, द न्यू स्किल। अच्छा, ओनली वन स्किल कैन बी लर्न। ये भी एक बात है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग में आप सिर्फ एक ही स्किल सीखते हैं। भाई, जिस जगह पर आप काम कर रहे हैं, आप वही काम सीखेंगे ना। आप डब्बे बोतलों को डब्बे में डाल रहे हैं या मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं, तो आप वही सीखेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं सीख सकते आप। तो ये एक और बात आ गई। तो आप फ्लेक्सिबल नहीं होंगे। फ्लेक्सिबल का मतलब ये है कि वन वर्कर इज एबसेंट, सो नो अदर वर्कर कैन डू और परफॉर्म द जॉब ऑफ दैट वर्कर, क्योंकि उसको वो स्किल आती ही नहीं है, अगर ऑन द जॉब ट्रेनिंग हुई हुई है तब। इसी तरह एक्सपीरियंस एम्प्लॉय कैन नॉट फोकस ऑन देयर जॉब। हाँ, वो जो एक्सपीरियंस एम्प्लॉय जो कि सिखा रहा है काम आपको, भाई वो अपना काम भी तो कर रहा था ना। अब वो काम नहीं कर सकता, बार बार आप मदद के लिए बुला रहे हैं, वो आपके पास आ रहा है, तो उसके काम में हिंड्रेंस हो रही है। उससे उस एम्प्लॉय को ये प्रॉब्लम हो रहा है कि मेरा टास्क पूरा नहीं होगा। एम्प्लॉय को भी प्रॉब्लम है, और बिजनेस को भी, कि उस एम्प्लॉय का काम पूरा नहीं होगा तो बिजनेस को भी नुकसान होगा। अच्छा, इसी तरह से ऑन द जॉब जॉब ट्रेनिंग आ जाती है हमारे, सॉरी, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। नाम से नजर आ रहा है, अब वर्कर्स को ट्रेनिंग दी जाती है अवे फ्रॉम द वर्क प्लेस, किसी ऐसे एरिया में जहां वर्कर्स एक सेमिनार टाइप, या जहां पर एक ट्रेनर होता है जो एक क्लासरूम एनवायरनमेंट में वर्कर्स को ट्रेनिंग देता है, ठीक है। तो वो ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है, और उसमें एक प्रोफेशनल ट्रेनर है जो हायर किया जाता है, एंड कंपनी इज बाउंड टू पे दैट ट्रेनर, क्योंकि वो ट्रेनर एम्प्लॉय नहीं होता, उस ट्रेनर को हायर किया जाता है ना सिखाने के लिए। तो इसमें फिर एक्स्ट्रा खर्चा तो आपको होता है, लेकिन फायदा क्या है? मल्टीपल स्किल्स, क्योंकि आप क्लासरूम एनवायरनमेंट में सिखा रहे हैं, तो आप कई स्किल्स सिखा सकते हैं। ऑन द जॉब में तो है ना, जिस मशीन पे काम कर रहे हैं या जिस एरिया पे काम कर रहे हैं ऑफ द वर्क प्लेस, आपको सिर्फ वही काम करना आएगा। तो यहाँ ऐसा नहीं है। एम्प्लॉइज ट्रेन इन अ कंड्यूसिव एंड कंफर्टेबल एनवायरनमेंट, यानी कि वर्क स्ट्रेस नहीं है। ऑन द जॉब ट्रेनिंग ट्रेनिंग में वर्क स्ट्रेस है कि यार काम भी करना है, गलती ना हो जाए,
क्योंकि ये चीजें आफ्टर ऑल कस्टमर्स को देनी है, ये कोई हम सैंपल नहीं बना रहे खाली। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, वहां आप कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में सीख रहे हैं, और वहां पर आप जो भी चीज बना रहे हैं वो एक्चुअली रियल वर्क नहीं है, और वो सप्लाई नहीं होना कस्टमर्स को, तो आपको कोई इशू नहीं है कि अगर गलती भी हो जाए तो स्ट्रेस नहीं है, तो आप अच्छे से रिलैक्स होकर सीख रहे हैं। इट इज नॉट गेटिंग ऑन टू योर नर्व्स। अच्छा, लॉस ऑफ आउटपुट भी कोई नहीं है, जारी बात है, क्योंकि आप, लॉस ऑफ आउटपुट क्यों नहीं है, क्योंकि आप काम करने के बाद नई स्किल सीखने जा रहे हैं शाम को, नॉर्मली ऐसे ही होता है। आप दिन को काम कर रहे हैं और शाम को जा रहे हैं, तो बिजनेस का नुकसान तो कोई नहीं है इसके अंदर, लेकिन नुकसान किसका है? वर्कर्स का, क्योंकि उन्हें डबल डबल काम करना पड़ा है। दिन में काम करेंगे, शाम को ट्रेनिंग लेंगे, तो वही बात, थक जाएंगे, इट माइट अफेक्ट देयर हेल्थ। एक्सपेंसिव भी है, क्योंकि आपको ट्रेनर को भी पैसे देने हैं, और आपको ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी देनी है वर्कर्स को, और समटाइम्स यू मे हैव टू अरेंज लंच फॉर द एम्प्लॉयज एज वेल, अगर वो शाम के बाद या दोपहर के बाद जाते हैं या ट्रेनिंग लेते हैं 5 5 6 6 घंटे की। सम वर्कर्स कैनॉट लर्न एट द सेम प्लेस एज अदर्स, ये भी है। कुछ वर्कर्स होती हैं, उनको इंडिविजुअल अटेंशन चाहिए होती है, वो तो मिलती है ऑन द जॉब में। ऑफ द जॉब में तो यही होता है ना, कि एक ट्रेनर है और वो आपको एक क्लासरूम एनवायरनमेंट में समझा रहा है। तो कुछ स्लो लर्नर्स होते हैं, वो इंडिविजुअल अटेंशन चाहते हैं, तो अगर वो उन्हें नहीं मिलती, तो दे आर नॉट एबल टू लर्न इट इन अ वे, इन अ डिजायर्ड वे। तो फिर प्रॉब्लम होगी बाद में, जब उनसे काम नहीं होगा तो बिजनेस को भी नुकसान हो सकता है। अच्छा, आगे हमारे पास आ गया वर्क फोर्स प्लानिंग। ये मैं नहीं पढ़ रहा, उसके बाद एम्प्लॉय अप्रेजल और आगे अनफेयर डिसमिसल आता है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। तो अ, हमने वैसे थोड़ी बात जरूर की हुई है वर्क फोर्स प्लानिंग पे, आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। सिर्फ मैं छोटी सी बात करूंगा कि वर्क फोर्स प्लानिंग में दो चीजें प्लान की जाती हैं। मैंने आपको बताया था प्लानिंग हमेशा फ्यूचर की होती है। जो दो चीजें क्या प्लान की जाती हैं? प्लान किया जाता है कि व्हाट अमाउंट ऑफ वर्कर्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है, कितने वर्कर चाहिए, ज्यादा के कम। अगर ज्यादा चाहिए तो फिर आप रिक्रूटमेंट प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे अभी से, चाहे 3 महीने बाद चाहिए हो। और अगर कम करने हैं तो आप अभी से आहिस्ता आहिस्ता वर्कर्स को भी बताएंगे, और वो प्रोसेस शुरू कर देंगे। अगर आपने वर्कर्स को रिडंडेंट करना है, तब भी आपको उस प्रोसेस को तो चलाना है ना, और आपको वे बिफोर ये सोचना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा। इसी तरह कितनी स्किल्स चाहिए वर्कर में, फर्ज किया अब आपकी प्लानिंग है कि आप नई टेक्नोलॉजी जो है ना वो इंट्रोड्यूस करने लगे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो वर्कर्स को ट्रेनिंग चाहिए, तो आपको पहले ट्रेन करके वर्कर्स को रखना है। ये ना हो कि वो टेक्नोलॉजी आप इंट्रोड्यूस करवा दें और आप फिर कहें कि जी आओ जी अब हम ट्रेनिंग लेंगे, फिर तो काम नहीं होगा। तो आपको ये पहले प्लान करना है कि वो टेक्नोलॉजी आने से पहले वर्कर्स को ट्रेन किया जाए। तो वो स्किल क्या रिक्वायर्ड है, क्या स्किल एनहेंसमेंट रिक्वायर्ड है, ये सब कुछ वर्कफोर्स प्लानिंग में होता है, ताकि कोई इशू ना हो लेटर ऑन। तो इसको फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए इतना ही। खुदा हाफिज।